क्या बात बोल रहा है? ये दो ही लोग हैं बस।
Good evening, students. We'll start the class in 2 to 3 minutes. Okay, guys. So let's start with the class. Now, as we discussed with percentages in the last class, basics तो आप सभी को clear हैं. Okay, but still I'll just give a quick recap for that. राइट नाउ कल आप लोगों ने परसेंटेजेस के लिए जो भी फ्रैक्शंस थे वो मैंने नोट करवाए थे, तो आप लोगों ने परसेंटेजेस के फ्रैक्शंस तो नोट किए ही होंगे. सो अगेन वील बी यूजिंग दोज फ्रैक्शंस टुडे आल्सो सो दैट आपके काम आए. ठीक है, तो मैंने आपको जो फ्रैक्शंस नोट करवाए थे एक बार हम फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं. 100% इज कंसिडर्ड एज 1, 75% इज 3/4, 50% was 1/2, राइट. 25% फ्रैक्शन में होता है 1/4, 20% होता है 1/5, 10% 1/10, 5% is 1/20, 33.33% is 1/3, 66.66% is 1/6, 16.66%, sorry, 16.66% is 1/6 and 66.60% is 2/3.
राइट। नेक्स्ट 12.5% वाज 1/8। ये सारे फ्रैक्शंस मैंने आपको कल नोट करवाए थे, तो दे आर रियली यूजफुल फॉर अस। ये सारे काम के हैं। ओके, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। नाउ जो हमने कल क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमें किसी का कोई परसेंटेज निकालना था या फिर परसेंटेज कम वैल्यू कितने परसेंट में आ रही है, वो सारा हमने देखा था, राइट। तो वो सारी चीजें कंपेयर करने के बाद, ठीक है, अब हम लोग को उसमें आगे बढ़ना है, राइट। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू मेक अ परसेंटेज इंक्रीज और अ परसेंटेज डिक्रीज। अगर हमें परसेंटेज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, किसी भी वैल्यू को आप कुछ परसेंटेज से इंक्रीज करना चाहते हो या कुछ परसेंटेज से डिक्रीज करना चाहते हो, तो राइट। नाउ let's suppose like there is a value a, okay, and a की वैल्यू है हमारे पास फॉर एग्जांपल 60, राइट। इस 60 वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है बाय 20%, ठीक है, हमें इसमें 20% का इंक्रीज करना है। तो इन जनरल व्हाट्स द बेसिक फॉर्मूला टू इंक्रीज, दैट इज 60 प्लस 20% ऑफ 60। पहले हम 60 का 20% निकालते हैं। 20% मतलब परसेंट का साइन हटा तो अपॉन में 100 आएगा, ठीक। तो 20% हम निकालेंगे किसका, 60 का। देन वील ऐड द सेम वैल्यू टू 60। इसी वैल्यू को हम 60 में ऐड करेंगे, ठीक। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी अपने आप, ठीक, वो हमें 72 मिलेगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट एल्स वी कैन डू इज, अगर मैं यहां से 60 कॉमन ले लूं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस 20 अपॉन 100, राइट। आई कैन राइट दिस 1 प्लस 20 बाय 100। 60 कॉमन लिया तो 60 वन जा, और यहाँ से 60 कॉमन लिया तो 20 बाय 100 टाइम्स। तो ये चीज आपकी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जैसे ही ये ब्रैकेट होगा तो 61 तो 60 प्लस 60 इंटू 20 बाय 100, यही चीज हमें मिलने वाली है वापस, राइट। नाउ इफ आई कन्वर्ट दिस to a proper decimal, 20 by 100 is given as 0.20. So I can say I am multiplying 60 with 1.20. This 1.20 which we got is nothing but the multiplying factor to increase the value by 20%। क्योंकि मैं 20% बढ़ा रहा था तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 1.2। अगर मैं 35% बढ़ाता तो क्या होता, ये पूरा सेम चीज होता, सिर्फ क्या लिखता 1 प्लस 35/100, तो ये भी 1 प्लस 0.35 हो जाता। तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 1.35। अगर मैं किसी चीज को 60% से बढ़ाना चाहता हूं तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.60। तो आपको यही देखना है कि आप कितने परसेंट से बढ़ा रहे हो, उसका डेसिमल निकाल दो और उसको 1 में ऐड कर दो, वो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि पहले मैं 60 का 20% निकालूं फिर उसको ऐड करूं, अगर मैं ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लूं तो देखो क्या होता है, 1.2 मतलब ये 2 डेसिमल है, फिलहाल के लिए 2 डेसिमल को छोड़ दो, 12 6 होता है 72, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 12 6 होता है 72, और एक जीरो यहाँ है एक जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ क्या करो 12 6 72 लेके चलो, तो 12 6 72 हुआ, इसमें एक जीरो इसमें एक जीरो, 2 जीरो, और यहाँ पे डेसिमल भी कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, देखो आंसर वही आया, ठीक। और इसकी एक शॉर्टकट टेक्निक ये भी है जो आप कर सकते हो, दैट इज, कल मैंने आपको फ्रैक्शंस लिखवाए थे तो उसमें एक फ्रैक्शन ये भी होता है
6/5 इज गिवन एज 1.20। अगर आपको याद हो तो क्या कर सकते हो आप 60 में 1.2 मल्टीप्लाई करने की जगह ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 1.2 को आप लिख सकते हो रिप्लेस करके एज 6/5। देखो कट जाएगा, 5 12 60, 12 6 72। So instead of multiplying all this and then adding back to the value, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। You just need to find out the multiplying factor, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 20% था तो 1.20 हुआ, 35% होगा तो होगा 1.35, 60% होगा तो हुआ 1.60। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं 15% बढ़ाना है तो 1.15। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी चीज को 7% से बढ़ाना है तो 1.07 हो जाएगा। डायरेक्ट 7 मत लिख देना, 1.7 होने से वो 1.70 कहलाता है, विच इज नथिंग बट 70%। 7% के लिए आपको 7 के सामने 0 लगाना है। अगर 2 डिजिट्स में है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सबको क्लियर? ठीक, राइट। नाउ सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए कि कोई वैल्यू को 25% से बढ़ाना है, एनी वैल्यू, वैल्यू से मतलब नहीं है, आई एम इंक्रीजिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू विथ 25%। सो व्हाट आई मल्टीप्लाई 1.25। नाउ इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 1.25 आई कैन राइट इट एज 5/4, क्योंकि कल मैंने बताया था 5/4 का फ्रैक्शन होता है 1.25। ठीक, लाइक अगर आपको 60 को ही बढ़ाना होता तो 60 इंटू 5/4, 4 15 60 होता है, 15 5 75। आपको वैल्यू अपने आप 25% बढ़ के मिल जाती है। सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ वैल्यू, मतलब पहले आप उसको वैल्यू को निकालो, फिर उसको वापस ऐड करो, डायरेक्टली एक मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। राइट, नाउ मूविंग फर्दर, सेम वही वैल्यू है बट मैं अब उसे 20% का डिक्रीज देना चाहता हूं। Right, so if I want to give a decrease, then what I have to do, same method, 60 minus 20/100 into 60, again taking 60 as common, 1 minus 0.2। पिछले वाले अगर आप इमेज को देखोगे तो देखो यहाँ पे था 1 plus 0.2, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन था। लेकिन अब मैं 1 में 0.2 माइनस कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग अ डिक्रीज ऑफ 20%। तो देखो साइन चेंज होके माइनस हुआ, तो 60 इंटू दिस विल बी कंसिडर्ड एज 0.8। कोई दिक्कत नहीं, 8 6 48 होता है, आ गया आंसर। कहीं पे कोई डाउट गाइस आप लोग पूछ सकते हैं। Guys, you can ask your doubts in the chat box.
Yeah, Akanksha, you can unmute. सर मैं लेट ज्वाइन करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको प्रीवियस वाला याद, ये वाला? नो सर, मेरा अभी कनेक्ट हुआ है, मैं तब से कनेक्ट कर रही हूँ, लाइक मैं 45 से कनेक्ट कर रही हूँ, 4:45 से अभी ये हुआ है। So, और अब ये लास्ट पेज में थे आप उस टाइम। ये आपने नोट नहीं किया है? नो, अभी तो मेरा कनेक्ट हुआ है जस्ट। वो बार बार Okay. पता नहीं बफरिंग वाला साइन आ रहा था, मेरा नेट वगैरह अच्छा ही था तो भी। Okay, so take a quick screen, इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली। हाँ हाँ हाँ, ले ठीक लिया है, मैंने। now I'll just explain and one हम्म। more thing. या ट्विंकल बोलिए। सर एक्चुअली मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, 20/100 into 60 किए हैं, तो वो 1 - 0.2 कैसे हुआ? मतलब माइनस नेक्स्ट वाले में। यस सर, नेक्स्ट स्टेप में। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पे, एक बार इनको 2 मिनट बस बता दूँ। so Akansha, see what's happening is like if I want to increase a value, ठीक है, अगर मुझे कोई वैल्यू को let's suppose 20% से बढ़ाना है, तो what I'll do is हम क्या करते हैं जनरली उस वैल्यू का 20% निकालते हैं और निकालने के बाद उसी में ऐड करते हैं। तो पहले तो 60 का 20% निकालूंगा which will be considered as 60 into 20/100 प्लस उसी वैल्यू को 60 में जोड़ूंगा, तो जो भी मिलेगा वो 20% बढ़ के मिलेगा, राइट? दैट्स द प्रोसेस हाउ वी डू बेसिकली। 60 प्लस 20% ऑफ 60, तो आपकी वैल्यू 20% ग्रो होके मिल जाएगी आपको। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैंने 60 कॉमन लिया, ठीक, 60 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपको मिला 1 प्लस 20/100। 1 इसलिए क्योंकि 60 1 60 एंड 60 इंटू 20/100, तो ब्रैकेट में आपको ये मिल गया 20/100 इज नथिंग बट 0.2, तो आपको मिल गया 1 प्लस 0.2 यानी 1.2। सो इन शॉर्ट, अगर आप किसी चीज को 20% से बढ़ा रहे हो तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ 1.2। अगर आप किसी चीज को 35% से बढ़ाते तो क्या होता, ये 20 की जगह 35 लिखा था तो डेसिमल भी 0.35 होता, तो 1.2 की जगह आपको क्या मिल जाता, 1.35 मिल जाता। सेम अगर आप किसी चीज को 60% से बढ़ाओगे तो 1.6 मिलेगा, 15% से बढ़ाओगे तो 1.15 मिलेगा, एंड सो ऑन। सो किसी चीज को नॉर्मली निकालने से अच्छा हम उसके शॉर्टकट पे चलते हैं, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिसाइड कर देगा कि आप कितने परसेंट से बढ़ा रहे हो, राइट? सो लाइक अगर आपको कोई वैल्यू है x और x में आप मल्टीप्लाई करते हो 1.36, मतलब आप इस वैल्यू को 36% से बढ़ा रहे हो, क्योंकि 1 टाइम्स तो वो एज इट इज है, एक्स्ट्रा कितना है 0.36, 0.36 इज नथिंग बट 36%, क्योंकि जब 20% का 0.2 हो गया तो 0.36 मतलब 36% होगा। तो दिस इज नथिंग बट आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो सेम जैसे अभी इंक्रीज देख रहे हैं, ऐसे ही इंक्रीज के बाद अगर हम डिक्रीज देखें तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह साइन बस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद चीज वही रहेगी कि पहले 1 प्लस 0.2 हो रहा था, अब होगा 1 माइनस 0.2। 1 माइनस 0.2 आपको मिलता है 0.8, तो 0.8 मतलब आपको उस वैल्यू को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वैल्यू अपने आप 20% डिक्रीज होके मिल जाएगी, राइट? नाउ सिमिलरली अगर मैं किसी वैल्यू को 35% का डिक्रीज देना चाहता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस 0.35, ये आपको मिलेगा 0.65, तो आप उस वैल्यू को 0.65 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अगर मैं किसी चीज को 48% से डिक्रीज करना चाहता हूं तो 100 माइनस 48 कितना होता है, 52, तो आप मल्टीप्लाई कर दो बाय 0.52, जैसे 100 माइनस 35 हुआ था तो 0.65, वैसे 100 माइनस 48 0.52।
राइट? आई थिंक अब क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। Now, for example, in a city, the population last year was 1,80,000. Okay, 1,80,000 की population थी। Okay, और let's make it simple. We'll make the population as 1,50,000 किसी city की, and in the next year this population has increased by 20%. Okay, so what will be the new population? So अब क्या हम ये करेंगे कि 1,50,000 प्लस 20% ऑफ 1,50,000? ऑब्वियसली नो। हम क्या करेंगे, 20% बढ़ रहा है, so हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 है, तो आपको सिर्फ ये करना है 150,000 into 1.2, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1.2 हमारे पास उसका शॉर्टकट फ्रैक्शन होता है 6/5, क्योंकि 6/5 की वैल्यू ही 1.2 होती है। ठीक, तो देखो कितना इजीली कट जाएगा, 5 3 × 15, 4 0 और आ गए, इंटू 6, तो 30,000 इंटू 6 होगा आपके लिए 1,80,000। तो अगले साल की पॉपुलेशन आ गई 1,80,000। क्लियर? Right? Next. Now, let's suppose कि like there is a company which produces mobile phones. Okay, एक कंपनी है वो मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रही है, राइट? सो टू 2015 में उस कंपनी ने 20,000 मोबाइल्स बनाए। ठीक, 2016 में उस कंपनी ने 25,000 मोबाइल्स प्रोड्यूस किए। 2017 में उसने 30,000 मोबाइल्स प्रोड्यूस किए, राइट? 2018 में द कंपनी प्रोड्यूस्ड 40,000 mobile phones, but in 2019 the company produced 32,000 mobile phones. ठीक, so as we can see the production of mobile phones is increasing every year from 2015 to 18, but 18 से 19 में यहाँ पे आपको डिक्रीज दिख रहा होगा, right? So how the question can arise is it can be asked us into 2 or 3 basic different formats. First format, what is the percentage increase in the production of mobile phones from a particular year to another particular year? कोई भी 2 years आपको दे देगा। Let's suppose 2016 से 17 का ही ले लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में, आपको ऐसा डेटा गिवन हो सकता है टेबल के फॉर्म में, दैट इज नोन एज टैबुलर डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन में. सो परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 17. ठीक. Also it can change percentage increase from 15 to 17. It might change percentage increase from 16 to 18. It might change percentage increase from 16 to 19. It can be anything. ठीक है. So how to solve this? For percentage increase we have a simple formula: final value minus initial value divided by initial value multiplied by 100. ठीक. फाइनल मतलब करंट यानी 2017, इनिशियल मतलब पिछला यानी 2016, और इनिशियल मतलब अगेन 2016 की वैल्यू इनटू 100. हम हमेशा चेक करेंगे कि नई वैल्यू जो है ये पुराने के कंपैरिजन में इससे कितने परसेंट ज्यादा बढ़ के मिली है, हमें ये निकालना है. राइट. सो व्हाट कैन वी डू? अगर मैं बेसिकली एकदम बेसिक मेथड जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं इससे देखूं, 30,000 minus 25,000 divided by 25,000 and then multiplied by 100. राइट. यही होना चाहिए. ठीक ना. डिफरेंस क्या आएगा न्यूमरेटर में? 5,000. तो 5,000 इज कंपेयर्ड विथ 25,000. कंपेयर हमेशा पिछली वैल्यू से करेंगे. ठीक. विल गेट द आंसर एज, ये 5 इसको 5 बार काट देगा, 100 को 5 से कैंसिल करूंगा तो आपका आंसर मिलेगा आपको 20%. मतलब यहां से यहां तक आपके प्रोडक्शन में 20% का ग्रोथ है या 20% का इंक्रीज है. इंक्रीज हो चाहे ग्रोथ हो, दैट इज कंसिडर्ड एज सेम. राइट. कोई डाउट यहां तक? ठीक. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ठीक. नाउ चलिए, अब आपको 16 और 17 का इंक्रीज मिल गया. अब आप एक काम करिए, आपको क्योंकि फॉर्मूला पता है, मैं चेंज कर रहा हूं आपके लिए वैल्यू. मुझे निकाल के दिखाओ परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2016. निकालिए, आप ही लोग निकालिए. कितना आएगा बताओ? निकालो एंड यू कैन सेंड योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ऑलराइट. अगेन गैप 5,000 का ही है, बट ये 5,000 का गैप आप कंपेयर करोगे विद 20,000, 4 बार कटेगा इनटू 100. आपको आंसर कितना मिल रहा है? 25%. ठीक. ये हमारी इनिशियल वैल्यू, ये हमारी फाइनल वैल्यू. तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100.
सर बट पहले 2015 को 2016 से माइनस करना है ना, तो उसकी वैल्यू छोटी है तो माइनस में नहीं आएगा। 2015 को 16 से माइनस करना है। 16 की वैल्यू है 25,000, ये 20,000, बड़ा कौन सा है? यही है ना। तो अगर आप माइनस करोगे तो नेगेटिव कैसे आएगा? 25 बड़ा होता है कि 20? नहीं, अच्छा फाइनल। You have to check your increase from here to here। तो न्यू वैल्यू ये है, ओल्ड वैल्यू ये है। अच्छा तो सर 2016 को पहले लिखेंगे ना? हाँ फाइनल, क्योंकि फाइनल ये है ना, कंपेयर हाँ। इससे। ओके ओके। ठीक, आई थिंक सबको मिल गया होगा ना। तो ऐसे ही आपको किसी भी 5 साल में से, या कोई भी जैसे डेटा गिवन है 5 साल का या 6 साल का डेटा गिवन हो, उसमें आपको किसी भी 2 ईयर के बीच पूछ सकता है, लाइक 2015 से 18 का भी पूछ सकता है। ठीक, अब हम इतना लंबा मेथड करें उससे अच्छा वी हैव अ शॉर्टकट मेथड फॉर दिस। द शॉर्टकट मेथड इज जस्ट डिवाइड द टू वैल्यूज, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, किसी भी 2 साल का। लाइक अगर आपको 16 से 17 का लेना है, ठीक, आप लोगों ने कॉपी में निकाला होगा, आपको पता होगा उसका कितना आ रहा है, देखना सेम आएगा। कैसे? 2017 मेरे लिए फाइनल है, 2016 मेरे लिए इनिशियल है। अगर मैं यहां से यहां चेक कर रहा हूं तो ठीक है, 16 से 17 चेक कर रहा हूं तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो फाइनल 30,000 है, इनिशियल 25,000 है। इसको डिवाइड करिए, ये 3 0, ये 3 0 कट गए, 5 5 जा 5 6 जा, तो आपको रेशियो क्या मिला? 6/5। इसको प्रॉपर डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, प्रॉपर डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो आपको ये डेसिमल मिलेगा 1.20। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पढ़ाया था कि जब आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है 1.2 तो आपका इंक्रीज होता है 20%। जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है 1.35 तो इंक्रीज होता है 35% का। होता था सेम चीज, जैसे ही आपने डिवाइड किया आपको रेशियो मिला 1.2। 1.2 मतलब 1 से कितना ज्यादा दिख रहा है? खाली 0.2। तो देखो अपने आप इंक्रीज दिख गया 20%। चाहो तो ये भी कर सकते हो, 1.2 में से 1 माइनस करो, कितना बचा? 0.2, उसमें फिर 100 मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही आंसर मिलेगा। देयर विल बी नो चेंज। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक, ये फ्रैक्शन मेथड में किसी को कोई डाउट? ठीक, सो अब एक काम करो, इसी मेथड से आप मुझे 2015 से 16 का निकाल के बताओ। आप खुद चेक कर रहे हो कि पहले जैसे 20% आया था लेंदी मेथड से, अभी भी 20% आया है। अब मुझे 2015 से 2016 तक का इंक्रीज निकाल के बताओ क्या आएगा विद द सेम मेथड, और आप खुद देखना आपका आंसर आएगा। ठीक, 2015-16 तो ये फाइनल है और 15 का इनिशियल है, तो फाइनल वैल्यू कितनी है? 25,000। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 20,000। 4 5 जा
सॉरी 5 4 20 एंड 5 5 25, मतलब आपको फ्रैक्शन मिला 5/4। इसको पूरा डेसिमल में डिवाइड करके कन्वर्ट कर दो, आपको मिलेगा 1.25। अगर 1.25 मिल रहा है मतलब क्लियर। कोई डाउट यहां तक? ठीक, ठीक है। अब मैं एक और छोटा सा, घबराना नहीं है। आपका फ्रैक्शन आया 1.25, तो 25%। अगर कहीं पे आप कभी भी कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हो और कंपेयर करने के बाद आपको वैल्यू ऐसी मिलती है 1.46, तो इंक्रीज कितना होगा? क्लियर है, सिंपल, 46%। 1.85 मिल जाए तो इंक्रीज कितना होगा? 1 हटा दो, कितना होगा? 85%। तो कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए 2.25, तो घबराना नहीं है, इसमें से 1 हटाना, कितना बचेगा? 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 125% का इंक्रीज है। क्लियर? मैंने जैसे भी बताया था कि 1.25 आया था, उसमें से आप 1 हटा के जो बैलेंस बचता है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी वही चीज मिलनी है। तो सेम, अगर आपको रेशियो 2.25 मिलता है तो -1 बचा 1.25 इंटू 100। ठीक, ठीक। ऐसे ही कभी किसी कंपनी का 2 साल के सेल्स का आपको डेटा गिवन है, ठीक, और आपने फाइनल अपॉन इनिशियल किया और आपको वो रेशियो मिल रहा है एग्जैक्टली 4, तो घबराना नहीं है। 4 मिला ना, तो 4 में से 1 हटाओ, कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया? 300% का इंक्रीज। अब ये मत सोचना कि 4 आ रहा है तो 3 कैसे इंक्रीज? 300% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, क्लियर। तो यही सेम चीज आपको मिलेगी अगर आप अभी इसी वाले डेटा पे, जो आपको डेटा ऊपर मैंने लिख के दिया है, इसी डेटा में आप चेक करिए परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2018। 2015 से 2018 का निकालो, तो फाइनल अपॉन इनिशियल करना है आपको। फाइनल कौन सी वैल्यू होगी? 18 की। इनिशियल कौन सी होगी? 15 की। 2018 की वैल्यू कितनी है? 40,000। 2015 की वैल्यू कितनी है? देखो 20,000। कट गया एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो रेशियो क्या मिला? 2 मिला ना। 2 मिला मतलब 2 - 1 बचा 1 इंटू 100, यानी आपका सेल्स 100% इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2015 टू 2018। और जरूरी नहीं कि आपको स्टेटमेंट वैसा ही दे, स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन 2018 व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम 2015। मतलब स्टेटमेंट में वर्डिंग चेंज कर सकता है, आपको डायरेक्टली नहीं देगा कि फ्रॉम 15 टू 18, बोल सकता है परसेंटेज इंक्रीज इन 18 व्हेन कंपेयर टू 2015। तो व्हेन कंपेयर टू मतलब आपको 15 से कंपेयर करते हुए आगे 18 पे जाना है, तब भी नया वाला वैल्यू 18 पे ही रहेगा, पुराना वैल्यू 2015 पे ही रहेगा। ठीक, ये पार्ट क्लियर सबको? कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको?
ठीक, right? Now moving further, अगर आपको निकालना हो इसी से परसेंटेज डिक्रीज, ठीक, परसेंटेज डिक्रीज कब निकलता है? जब आपकी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटी हो जाए। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 2018 से 19 में सेल्स बढ़ी है या कम हुई है, ऑब्वियसली कम हुई है, बिकॉज यहाँ पे आपको डाउनफॉल दिख रहा है। तो अगर आपको यही परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, बट कंपेयर्ड ऑलवेज ऑन इनिशियल। भले आप कुछ भी करो, माइनस में ऊपर कैसा भी चल रहा हो, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल रहेगा। क्यों? कंपेयर हम पिछले साल से कर रहे हैं और पिछला साल हमारे लिए इनिशियल होता है, दैट इज 2018। ठीक, सो अभी इनिशियल क्या है मेरे लिए? 40,000 यानी ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या है? 32,000। ठीक, इनिशियल क्या है? वही 40,000 एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 100। 40 माइनस 32 आपको मिलेगा 8,000। 8,000 बाय 40,000 इंटू 100। 8 5 जा 40 कटता है, 100 बाय 5 आपको मिलेगा 20% का डिक्रीज। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? सो आई होप सबको क्लियर है यहां तक, है ना? ठीक, नाउ अब हम इंक्रीज के लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डिक्रीज के लिए दूसरा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, बट जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो निकालने का, वो हर जगह कॉमन है। मतलब अगर आपको डिक्रीज भी निकालना है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फर्क यही है कि अगर ये पर्टिकुलर रेशियो आपका 1 से बड़ा आता है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या प्लस में जा रहा है, लेकिन अगर ये रेशियो 1 से छोटा आता है मतलब डिक्रीज हो रहा है या माइनस में जा रहा है। ठीक, जैसे आप यहीं से चेक करिए, इनिशियल कौन सा है? 40,000, फाइनल कौन सा है? 32,000। तो देखो डिवाइड करो, 32,000 डिवाइड बाय 40,000, ठीक, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 आया। 4/5 का फ्रैक्शन मैंने कल भी लिखवाया था, वो होता है 0.80। ठीक, और अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स की बात कर रहा था, अगर आप किसी चीज को 20% से घटाते हो तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है 0.8। अगर आप किसी चीज को 35% से घटाते हो तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है 0.65। तो सेम चीज तो यहाँ मिली है। अगर आपने किसी दो वैल्यूज को कंपेयर किया और कंपेयर करने पे 0.8 आ रहा है, मतलब 100 में से 80 माइनस कर दो, कितना बचा? मतलब 20% का डिक्रीज है। तो यहाँ पे हमने इतने लंबे फॉर्मूले से निकाला था, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करके पूरा। जरूरत नहीं, रेशियो निकालो, काम खत्म। ठीक है, 1 से अभी तक जब हम इंक्रीज देख रहे थे तो सारे रेशियो मुझे 1 प्लस या 1 पॉइंट पे मिल रहा था, यानी 1 से बड़ा। अभी डिक्रीज निकाला तो देखो रेशियो अपने आप 1 से छोटा मिल गया। यानी इन शॉर्ट
अगर आपने इन फ्यूचर कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और ऐसे रेशियो मेथड से आप निकालते हो और आपको रेशियो मिलता है 0.78, तो कितने परसेंट का डिक्रीज होगा? 100 में से 78 माइनस करिए, मतलब 22% का डिक्रीज। कभी आपको रेशियो मिला 0.55, तो 0.55 मतलब 100 में से 55 माइनस कर दो, कितना मिला? 45% का डिक्रीज। सिंपल एकदम। किसी को कोई भी डाउट अगर है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। You can type your doubts in the chat box. ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक, okay. Now coming to some another pattern of questions, like आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एक ऐसे पैटर्न में होंगे कि जब आप किसी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको तीसरी वैल्यू मिलती है। लाइक a इंटू बी आप करते हो तो आपको c वाली वैल्यू मिलेगी, या प्रोडक्ट उनका क्या मिलना चाहिए? a b मिलना चाहिए, राइट? तो अगर आपने a को 10% बढ़ाया और b को 10% बढ़ाया तो ओवरऑल जो आपका नया प्रोडक्ट है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, राइट? अब देखो, अगर आप a को 10% बढ़ाते हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.10a? कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने 1.1 क्यों किया? एनीवन जिसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने a को 1.1a क्यों किया? बोलो आकांक्ष। हाँ सर, मुझे नहीं समझ आया। अगर मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूं, जब मैं 20% इंक्रीज हाँ करता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 लेता हूं, हाँ, तो 10% इंक्रीज करूंगा तो 1.1 लूंगा। 1.10, हाँ ठीक है। ठीक, सेम b को भी 10% बढ़ा रहा हूं तो क्या लिखूंगा? 1.1 b। तो अब जब नया वैल्यू हो रहा है तो दोनों का नया प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा? 1.1a इंटू 1.1b। इन ओवरऑल कैन आई से 1.21 टाइम्स ऑफ ab। ठीक, पहले भी AB था, अभी भी AB है, लेकिन सामने 1.21 एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर आपको 1.21 मल्टीप्लाई होता दिख रहा है तो इंक्रीज कितना हुआ? होगा? ठीक, अब यहां पे किसी को कोई भी डाउट यहां तक? या ट्विंकल? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, अगर आप 1.1 टाइम्स a को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर b को भी 1.1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों का ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला? 1.1a इंटू 1.1b, यानी 1.1 इंटू 1.1 आपको मिलता है 1.21, क्योंकि ये कुछ नहीं 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ पे दोनों में एक एक डेसिमल है तो कंबाइंडली 2 डेसिमल, तो 1.21 ab। तो पहले मेरी वैल्यू ab थी, अब मेरी वैल्यू हो गई 1.21 टाइम्स ऑफ ab।
तो मतलब मैं इस चीज में कुछ तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया 1.21। तो जब 1.2 पे मेरे को 20% का इंक्रीज मिलता है तो 1.21 पे 21% का इंक्रीज मिलेगा। ठीक, सो ओवरऑल अब अगर ऐसा भी आए कि आपको दो वैल्यूज का प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी, अब अगर आप ए को बढ़ाते हो बाय 20% लेकिन बी को बढ़ाते हो बाय 30%, तो क्या हो जाएगा 1.2a एंड 1.3b। तो जब दोनों का नया प्रोडक्ट निकालोगे तो वो होगा 1.2 इंटू 1.3 टाइम्स ए बी। भाई मल्टीप्लीकेशन में मैं इसको पहले लाऊं या इसको बाद में लाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई ओवरऑल मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक, इसका ओवरऑल प्रोडक्ट अगर हम निकालें 1.2 और 1.3 का, वो निकलता है 1.56 इंटू ए बी। मतलब आपकी पहले वैल्यू क्या थी, 1 टाइम ऑफ ए बी था ना, अब वो 1 से बढ़ के हो गया 1.56। तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 1.56 आ रहा है तो मतलब आपकी वैल्यू ओवरऑल 56% इंक्रीज हो गई। यहां तक सबको क्लियर? ठीक, तो ये पैटर्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, देयर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि मैं लेंथ को 10% बढ़ा रहा हूं और ब्रेड्थ को 20% बढ़ा रहा हूं, सो मेरे एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज दिखेगा आपको। ठीक है, नाउ सबको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, L इंटू बी। तो अगर ओरिजिनली लेंथ L थी और ब्रेड्थ B था तो एरिया क्या होगा LB। अब देखो आपका लेंथ 10% बढ़ा, मतलब लिख सकता हूं 1.1L, और ब्रेड्थ 20% बढ़ा यानी 1.2B। तो जब नया एरिया निकालूंगा तो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करते ही आपको मिलेगा 1.1 इंटू 1.2 टाइम्स ऑफ LB। इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे ये आपको मिलेगा 1.32। तो देखो पहले आपका एरिया सिर्फ था LB, अब LB में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1.32 ना। तो अगर 1.32 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोग ही मुझे बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, कितना होगा परसेंटेज इंक्रीज। आंसर करिए। कल कितना होगा, ट्विंकल, am I audible? Yes sir, yes sir. So 32%. या सॉरी गाइस, कुछ कनेक्शन का 2 मिनट का इश्यू आया था तो क्लियर हो गया पूरा। जस्ट आई विल अगेन रिपीट। ठीक, हमने लिया था एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ थी, जिसका ब्रेड्थ था। तो अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया आता है इसका L इंटू बी। तो अगर आप अपनी लेंथ को 10% से इंक्रीज करते हो मतलब वो हो जाता है 1.1L, और अगर ब्रेड्थ को 20% से इंक्रीज करते हो तो वो हो जाता है 1.2B। So what will be our new area? The new area will be 1.1L into 1.2B.
which will give us 1.32 times of LB. यहां तक सभी को क्लियर था? आई थिंक यहां तक सभी ने नोट कर भी लिया होगा. यस सर. राइट. तो अब मुझे ये बताइए आप ही लोग कि अगर मेरे एरिया, जो एरिया पहले LB कहलाता था, अब अगर उस LB में 1.32 का मल्टीप्लाइंग आ रहा है, सो एरिया जो है वो कितने परसेंट से, by how much percent will the area increase? 32%. Correct. The area will increase by 32%. क्योंकि जब 20% होने से 1.2 होता है, 12% होने से 1.12 होता है, 10% इंक्रीज करने से 1.1, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.32 आ रहा है, मतलब आपका इंक्रीज भी कितना होगा? 32%. ठीक. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? सेम. आपके पास रेक्टेंगल है, मैं लेंथ को 20% इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन मैं ब्रेड्थ को 10% डिक्रीज कर रहा हूं. तो देखो क्या होगा. नई लेंथ हो जाएगी 1.2L, लेकिन नई ब्रेड्थ हो जाएगी 0.9B. क्यों? मैं 10% घटा रहा हूं. अगर 10% घटा रहा हूं तो 100 में से 10 गया, बचा 90, मतलब 0.9. मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.9. ठीक. तो अब मेरा नया एरिया क्या होगा? 1.2 इंटू 0.9 टाइम्स LB. ठीक. 12 9 होता है 108, और 2 डेसिमल हैं तो 2 डेसिमल लगा दूंगा. एरिया कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? एरिया कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? अर्पिता? सर 8%. करेक्ट. और 8% इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज. हाँ, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो 1 से बड़ा है मतलब 8% का इंक्रीज है. सर क्या? हाँ बोलो. सर इंक्रीज कैसे? ठीक. अब यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज. क्या कोई मुझे बता सकता है कि एरिया में क्या चेंज आएगा? अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितने परसेंट से, और डिक्रीज हो रहा है तो कितने परसेंट से? इंक्रीज हो रहा है, 20% से डिक्रीज हो रहा है.
तो 1.20 अगर ब्रेड्थ 0.96. 20, करेक्ट, आपको मिला 0.8 बी, मल्टीप्लाई करने से मिला 1.2 इंटू 0.8 एल बी, 12 8 होता है 96, 0.96 हो रहा है। तो 100 में से 96 घटाओगे, क्यों? क्योंकि ये लेस दिख रहा है मुझे, यानी देयर इज अ 4% डिक्रीज इन द एरिया। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, नाउ आगे इसका एक थर्ड लास्ट कंसेप्ट इसी पे बता रहा हूं आपको, मतलब इसी पैटर्न पे। अगेन लेंथ है, ब्रेड्थ है। आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 20%। मैं लेंथ को 20% इंक्रीज कर रहा हूं, बट माई एरिया हैज टू बी सेम। एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं ब्रेड्थ को कितने परसेंट से घटा दूं? ठीक, अब देखो, आपने लेंथ को इंक्रीज किया तो वो हुआ 1.2L इंटू, यहां पे कुछ आना चाहिए जिससे आपका नया एरिया अभी भी वही होना चाहिए, दैट इज LB, क्योंकि पुराना एरिया LB था तो नया एरिया भी LB ही होगा ना, होगा? तो देखो L और L कैंसिल, ये 1.2 को उठा के यहां ला दो, तो ये आएगा B डिवाइड बाय 1.2, मतलब B डिवाइड बाय 6/5, क्योंकि 1.2 का फ्रैक्शन वही होता है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो गया 5/6B। यहां तक सबको डाउट, सॉरी सबको क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो, आपका पुराना ब्रेड्थ था B, लेकिन नया ब्रेड्थ हो गया 5/6 ऑफ B। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी ब्रेड्थ को मैंने 1/6 से डिक्रीज किया है? क्या मैं कहीं पर भी गलत हूं? सही है यहां तक? अगर आपकी कोई भी चीज एक्चुअल की जगह 3/4 हो जाती है तो हम यही कहते हैं ना कि उसमें 1/4 का डिक्रीज आ गया। अगर कोई चीज 1/2 हो जाती है मतलब उसमें आधा डिक्रीज आ गया। तो अगर आपका ब्रेड्थ 5/6 हो गया है, ये हमारा नया ब्रेड्थ मिला ना, ये हमको नया ब्रेड्थ मिला, तो पुराने ब्रेड्थ से कंपेयर करूं तो ये 1/6 से लेस हो गया ना, लेस हो रहा है मतलब डिक्रीज है, और 1/6 हो रहा है। मैंने कल आपको लिखवाया था और आज रिफ्रेश भी कराया था कि 1/6 का परसेंटेज होता है 16.66, मतलब आपकी ब्रेड्थ जो है वो 16.66% से डिक्रीज हुई है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। आपने लेंथ के अकॉर्डिंगली जो भी चेंज किया, एरिया आपका सेम रहना चाहिए। तो जब आपने ये पोर्शन को यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश की तो आपको पता चला कि आपका जो नया ब्रेड्थ है वो पुराने ब्रेड्थ का 5/6 है। ठीक है, अगर हम मान लो पुराने ब्रेड्थ का 1/4 हटा देते तो ये 3/4 बचता ना। ठीक, लेकिन हमारा बचा कितना? 5/6। ठीक,
तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपका ब्रेथ 5/6 हो गया तो कितना कम हुआ 1/6, क्योंकि जब मैं 1 में से 1/6 घटाऊंगा तभी तो 5/6 मिलेगा। मींस आपका ब्रेथ 1/6 से डिक्रीज हो गया, और मैंने बताया था कि 1/6 का परसेंटेज होता है 16.66%। ऑल्सो कंसिडर 16 2/3%। तो जैसे मैंने अभी लेंथ बढ़ा के ब्रेथ का पूछा, वैसे ही उल्टा कर सकता है, ब्रेथ को बढ़ा देता और पूछता कि लेंथ कितने से डिक्रीज हो रही है ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। अब क्लियर? ठीक, तो इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि कोई दो वैल्यूज का प्रोडक्ट करके अगर आपको एक नई चीज मिल रही है, तो अगर इसका इंक्रीज कर रहा है और इसका भी इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल इंक्रीज मिलेगा। उल्टा करके दे सकता है कि हाँ भाई ए आपका इंक्रीज हो रहा है और बी भी इंक्रीज हो रहा है, ए बी भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। अब वो जरूरी नहीं है, लाइक आपका अगर ए का वैल्यू 20% इंक्रीज होता है तो ये कहलाएगा 1.2, लेकिन आपका नया वाला जो है ये सिर्फ 8% इंक्रीज हो रहा है तो ये कहलाएगा 1.08। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये कितना चेंज हुआ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ आप मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये तीसरा मिलेगा ना। हमारा इन शॉर्ट क्या है, ए बी और ए बी यहाँ पे सेम दिख रहा है ना। आपको ये देखना है कि 1.2 और x का मल्टीप्लाई करने से 1.08 मिल रहा है, तो x कितना आएगा 1.08 डिवाइड बाय 1.2। डेसिमल हटाने के लिए पूरा दोनों डेसिमल कैंसिल कर दो, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो 12 8 96, 12 10 120, यानी 4/5। 4/5 क्या होता है 0.8। 0.8 मतलब आपकी ये वाली वैल्यू कितना डिक्रीज हुई, सॉरी ये 12 9 108 होगा, तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा 9/10। 9/10 मतलब 0.9। सॉरी, तो अगर आपकी कोई चीज 0.90 हो गई, 0.9 मतलब 90% हो गई ना, तो 90% हो गई मतलब 10% का आपका डिक्रीज है इस चीज में, जिस चीज का हमें परसेंटेज चेंज नहीं पता था। अब जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल में दे, किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, ट्रायंगल के फॉर्मेट में दे, कुछ भी दे सकता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, चलिए अब यहां तक आपको क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ताकि आपको क्वेश्चंस दिख जाएं। चलिए बनाइए। इफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड, नाउ दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इज अ 3-dimensional figure, but still I want you guys to try first. क्यूबॉइड है गाइस, क्यूबॉइड इज अ 3-dimensional figure। उसमें 3 चीजें होती हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है ना। तो आपको वॉल्यूम क्या मिलता है, L इंटू बी इंटू एच, यही मिलता है। तो अब देखो आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ट्रिक दिया है
कि अगर मैं एक क्यूबॉइड के सारे साइड्स को 20% से इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा, मेरा लेंथ होगा 1.2L, ब्रेड्थ होगा 1.2B और हाइट भी हो जाएगी 1.2H, क्योंकि सभी चीजें 1.2 से मल्टीप्लाई हो गई। तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, 1.2 का क्यूब इंटू LBH। LBH तो पहले भी था, 1.2 का क्यूब आपको मिलता है 1.728। तो देखो आपके LBH के सामने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया, 1.728। तो 1.728 माइनस 1 बचा 0.728 एंड इनटू 100, तो आपका वॉल्यूम चेंज हो गया बाय 72.8%। और ये इंक्रीज ही होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा है। सेम पैटर्न था, बस 2 की जगह 3 का प्रोडक्ट था और कुछ नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। किसी को कोई डाउट नहीं हो इसमें शायद? क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। Gunpowder contains 75% niter and 10% of sulfur and rest is charcoal by weight। तो देखो आपको पता है कि 100% गन पाउडर है, उसमें से 75% नाइटर हो गया, 10% सल्फर हो गया, तो बाकी का चारकोल जो बचा वो कितना बचा, 15%। क्यों, 75 नाइटर हो गया, 10 सल्फर हो गया, तो 85 तो हो ही गया ना। तो अगर 85 हो गया तो बचा 15%। सो इफ द क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर इज 24 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ चारकोल? तो चारकोल का वेट होगा 15% ऑफ 24 kg, मतलब 15/100 इंटू 24। 5 3 5 20 4 5 4 6 तो बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 6/5, आपका आंसर आ जाएगा 3.6 kg। ओके सर। Next, in an election, 2 candidates were there. ठीक है, the candidate who got 30% of the votes is defeated by 15,000 votes. So the number of votes polled in the favor of winning candidates। ठीक, हमारे पास नहीं पता टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, so let us assume the total number of candidates equal to T। ठीक, टोटल T कैंडिडेट्स हैं, इस T कैंडिडेट्स में से जो लूज कर रहा है उसको 30% वोट्स मिले हैं। द कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड। वो डिफीटेड हुआ मतलब वो हारा है, तो जो हारने वाला बंदा है उसको 30% वोट्स मिले। तो जो विनर है इलेक्शन का उसको कितने परसेंट वोट्स मिले होंगे, 70%, मतलब 30% ऑफ T एंड 70% ऑफ T। T क्या है, टोटल, जो हमें नहीं पता, कुछ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, आपको बोल रहा है कि इसका डिफरेंस है 15,000, मतलब इसको जितने भी वोट्स मिले होंगे और इसको जितने भी वोट्स मिले होंगे उन दोनों का डिफरेंस है 15,000। सो कैन आई से दैट 70% ऑफ T माइनस 30% ऑफ T, दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 15,000। इसके वोट्स माइनस इसके वोट्स, क्योंकि ये विनर है ये लूजर है। 70 माइनस 30 कितना होगा, 40। So 40% of T
इज इक्वल टू 15,000। तो यहां से आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि ये चीज उधर चली जाएगी। निकालिए कितना आएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा जल्दी से अगर डिवाइड करना हो तो उसका तरीका क्या है, 2 2s एंड 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो आता है 7.5 यानी 7.5। इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 3.75। मैंने एक जीरो ये तो काट दिया, 3.75 पे कितने जीरो और दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो आपका आंसर होगा 3.75 और 4 जीरो और, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल है तो ये 2 जीरो काट के डेसिमल हटा देगा, तो आपका आंसर आ गया 37,500। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, सॉरी ये आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स आए हैं, ठीक, बट दैट्स नॉट योर आंसर। हमारा आंसर मेनली क्या है, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट कौन है, ये है, आपको ये निकालना है। हमने जो निकाला ये सिर्फ टोटल आया 37,500। अब आपको इसका 70% भी निकालना है, तब पता चलेगा कि नंबर ऑफ वोट्स जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने मिले। सो ये 100 और ये 100 कैंसिल, तो योर मेन आंसर विल बी 375 इंटू 70। वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। अब इसको भी ना करने का एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लो। 375 इंटू 70, ठीक है। मैं अगर देखूं तो ये 300 है और ये 70 है, ठीक है, क्योंकि ये 300 प्लेस पे 3 7 का कितना होता है 21, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो 21,000 से भी बड़ा आएगा। 21,000 से बड़ा दिखने वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है जो उस रेंज में है, वो ये है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करो आपको पता है एट द एंड आपको 50 मिलेगा, क्योंकि इसमें 0 है तो हर आंसर में 0 है, और 5 7 होता है 35, तो लास्ट प्रोडक्ट आपको 5 और 0 मिलना ही है। ऐसे दो ऑप्शन है, उसमें भी 3 7 होता है 21, तो 21,000 से ज्यादा दिखने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज दिस। क्लियर, कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो सर। ठीक, नाउ for the same question, how we can solve with the shortcut without finding the total votes polled? हम टी ना निकाले तो हमें पता है एक कैंडिडेट को 30% मिले हैं, दूसरे कैंडिडेट को 70% मिले हैं, हमें यही वैल्यू निकालनी है ना। हमारा मेन आंसर क्या है, इसको निकालना है, यही हमारा मेन आंसर है। दोनों का डिफरेंस कितना है 40%। मींस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 15,000। तो अगर उसी टोटल का 70% निकालना है, क्योंकि वही तो मुझे डिजायर्ड वैल्यू है, वो कितना होगा। सो यूजिंग द यूनिटरी मेथड, अगर किसी का 40% 15,000 है तो उसी का 70% कितना होगा। अगर किसी का 40% 15,000 है तो उसी का 70% कितना होगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको x मिल जाएगा 15,000 इंटू 70/40। बस यहीं से आ गया आपका पूरा आंसर विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ t। इससे भी निकालोगे सेम आंसर आएगा। क्लियर यहां तक? ये आपका रेशियो मेथड होता है। Next, if the sides of the square is increased by 30%, then the percentage increase in its area is। अब देखो साइड ऑफ स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, है तो एक ही बात ना। वहां पे हम लेंथ और ब्रेड्थ लेते थे, यहाँ पे मैं लूंगा a और a, तो एक्चुअल स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। लेकिन अब मैं हर साइड को 30% से इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर हर साइड 30% से इंक्रीज हो रहा है मतलब 1.3a इंटू 1.3a, तो मेरा ओवरऑल हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर a स्क्वायर। 1.13 का स्क्वायर होता है 169, तो 1.69 a स्क्वायर। तो अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 1.69, दैट मींस the area of the square will increase by 69%. The percentage increase in its area. Clear? Next, question number 5. A vendor sells 30% of his fruits and throws away 40% of the rest. Next day, he sells 50% of the remainder fruits and throw away the rest. What percent of the fruits does the vendor throw? टोटल उसने अपने फ्रूट्स का कितना परसेंट फेंक दिया। ठीक, हमें नहीं पता कि उसने कितने फ्रूट्स उसके पास थे, वी डोंट नो दैट, राइट। सो लेट अस अज्यूम कि टोटल उसके पास थे x फ्रूट्स। ठीक, उसमें से उसने फर्स्ट डे 30% सेल कर दिया, तो अगर 30% सेल कर दिया तो रिमेनिंग कितना होगा? 70% ऑफ x, राइट। अब इसमें से भी उसने इसका 40% थ्रो कर दिया, मींस he threw away 40% of 70% of x। ये जो 70% फ्रूट्स बचे, उस 70 का भी 40% उसने फेंक दिया, तो इसमें से रिमेनिंग कितना बचा होगा? 60% ऑफ 70% ऑफ x, क्योंकि अगर वो इस वैल्यू का 40% फेंक रहा है तो इसी वैल्यू का 60% रिमेनिंग होगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 60 इंटू 70, मतलब 60 इंटू 70 अपॉन 100 इंटू 100। ये 100 दो जीरो से कट गया, आपको मिलेगा 42%।
मतलब अब उसके पास बचे हैं 42% फ्रूट्स, 42% ऑफ एक्स, मतलब टोटल फ्रूट्स का 42% उसके पास रिमेनिंग है। इसका भी उसने 50% सेल किया, तो 42 का 50% मतलब उसका भी आधा, यानी 21% उसने सेल किया। तो बाकी का जो 21% है वो उसने थ्रो कर दिया। ठीक है, टोटल उसके पास एक्स फ्रूट्स थे, उसमें से उसने 30% फ्रूट्स बेचे, बचे उसके 70%। उस 70 का भी 40 उसने फेंक दिया। ठीक, तो बचा 60%। तो 60% ऑफ 70% ऑफ टोटल, दैट इज 42% ऑफ द टोटल। इस 42% का भी आधा मतलब 21% उसने बेचा, तो बाकी का 21% उसने थ्रो कर दिया, थ्रो अवे द रेस्ट, जो भी बचा है। अब पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल फ्रूट्स डज द वेंडर थ्रो। पहली बार कितना फेंका था, ये 40%, और दूसरे टाइम में कितना फेंका, 21%। ठीक, बट इसमें भी एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, 40% किसका फेंका था, इस 70% का 40% फेंका था। तो ये जब आप निकालोगे कि 40%, जैसे हमने ये निकाला 60 ऑफ 70, तो जब आप निकालोगे 40% ऑफ 70% ऑफ x, ये वैल्यू आपको मिलेगी 28% ऑफ x। 7 for the 28 होता है, तो 28% ऑफ x। तो पहले 28% फ्रूट्स फेंक चुका था, बाद में 21% फ्रूट्स और फेंक दिया लास्ट में। ठीक, तो ओवरऑल फ्रूट्स जो उसने फेंके दैट इज 49%। या ट्विंकल, बोलो। सर ये 28% वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। 70% फ्रूट्स उसके पास बचे थे फर्स्ट डे में, उसका भी 40% वो फेंक दिया। तो अगर उसका भी 40% वो फेंक दिया, दैट मीन्स अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास 70% फ्रूट्स थे। इस 70 का भी जब आप 40% निकालना चाहोगे तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, 40/100 इंटू 70/100 इंटू एक्स। यस सर। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए, जैसे हमने ये वाला किया था वैसे ही। तो 4 7 28/100 मतलब 28% ऑफ एक्स। ओके सर। या अर्पिता, सर ये 60% नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा वो यहाँ स्टेटमेंट में है ना कि देखो ये पहले दिन की कहानी है। पहले दिन का 30% बेच दिया, बचे 70%। उस 70 में से भी उसने 40% फेंक दिया, तो बचे 60% ऑफ 70% ऑफ एक्स। अब ये जो आ रहा है, ये आया था कैलकुलेट करने से 42%। तो उसने बोला कि सेकेंड डे जो उसकी कहानी थी वो ये थी कि ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर फ्रूट्स। तो पहले दिन के बेचने और फेंकने के बाद मेरे पास इतने फ्रूट्स बचे, तो इतने फ्रूट्स का आधा वो बेचा है, तो इसका भी आधा करूंगा तो 50% मतलब हाफ होता है ना। तो 42% का हाफ कितना सर निकलेगा। 60% ऑफ 70% ऑफ एक्स, वो वाला नहीं समझ आया। हाँ, तो वो ये निकाला ना कि जब आप 60% ऑफ 70% ऑफ एक्स करोगे तो सर वो 60% कहाँ से आया, नहीं समझ आ रहा मेरे को। अच्छा देखो, इनिशियली 30% वो, आप ऐसे समझो, चलो मैं बता रहा हूँ कि एक्स फ्रूट्स थे, एक्स का 30% उसने सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा उसके पास, 70। इस 70 का भी 40% उसने फेंक दिया, तो इसमें से कितना बचेगा, 60%। तो 60% ऑफ 70%, मतलब ये वैल्यू जो कुछ भी होगी
उसका भी 60%, मीन्स ओवरऑल 60% ऑफ 70% ऑफ x। तो 60/100 इंटू 70/100 इंटू x। तो अगर हम ओवरऑल काटे तो ये 100 2 0 से कट जाएगा, तो 6 7 जा 42, तो 42/100 x। मतलब आपके पास पहले दिन के काम करने के बाद उसके पास सेकेंड डे के लिए 42% फ्रूट्स बचे हैं सेकेंड डे के स्टार्टिंग में। फिर उसका भी आधा वो बेचता है, तो 42 का आधा होगा 21, तो 21% सेल किया, तो बाकी का 21% थ्रो कर दिया। तो अब आपको टोटल थ्रो निकालना है, वो तो आई थिंक क्लियर होगा। यस सर। आधा छोड़ दिया, उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, यस सर। now if the price of a bicycle the price of the bicycle is increased by 9.09%, then by 8.33%, then by 7.7%, the price becomes सर मेरा One- स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है। आओ एक मिनट, वो बस शायद कुछ कनेक्शन। अच्छा मैं 2 मिनट रुका हूं। अब क्लियर है? नो सर, वही नो screen सर। है। एक मिनट, कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है शायद, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है? अब क्लियर है सबको? नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओ सर नहीं आया स्क्रीन अभी तक। एक मिनट, क्या है एक्सीडेंट हुआ? मैं ओके। अब आ रहा है? अब विजिबल है स्क्रीन? ओके ठीक, ओके ना। तो आपका क्वेश्चन है कि अगर बाइसिकल की प्राइस आप बढ़ाते हो बाय 9.09%, तो देखो 9.09% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था 1/11, देन बाय 8.33%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/12, देन 7.7%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/13,
ठीक है, नहीं भी बताया होगा तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपने अपने बाइसिकल की प्राइस को पहले 9% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 7% बढ़ाया। मींस मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, बाइसिकल की प्राइस थी मान लो x, तो मैं ऐसा करूंगा x प्लस 1/11x होगा, क्लियर? x प्लस 1/11 ऑफ x कि जो भी प्राइस थी उसका 1/11, वैसे ही 1/12 और 1/13, तो ये हो जाएगा 12/11 ऑफ x, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 11 1 से 11x प्लस 1 12/11, ये हो गई नई प्राइस। फिर इस नई प्राइस पे आप इसी का 1/12 बढ़ाओगे, तो 1/12 बढ़ाओगे मतलब जो भी प्राइस होगी 1 प्लस 1/12 टाइम्स, तो ये हो गया 13/12 टाइम्स। ठीक, फिर आप उसके बाद 1/13 बढ़ाओगे, तो 1/13 बढ़ाओगे मतलब इनटू ऐसा बोल सकता हो 1 प्लस 1/13, तो ये हो जाएगा 14/13। या आकांक्षा? सर आप अभी पहला आंसर आया 12/11 हाँ x, तो आपने बोला उसका मुझे 1/12 बढ़ाना है, हाँ तो सर वो तो 12/11 प्लस 1/12 होना चाहिए फिर। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप अगर लोगे तो आप ऐसा लिखोगे ना 12/11x प्लस हाँ 1/12 टाइम्स ऑफ 12/11x, इस ओ नई प्राइस का 1/12 लूंगा ना। हाँ, तो इसका पहले मैं 1/12 निकालूंगी फिर वैसे करूंगी। हाँ, तो मैं उसको करने की जगह क्या कर रहा हूँ कि 12/11x हाँ को अलग से कॉमन लेके चल रहा हूँ। अच्छा। जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था ना कि अगर आपकी प्राइस 120 रुपए है और आप उसको 20% बढ़ाते हो, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो 1.2, और कॉमन 1/12। 120 बात, तो सेम चीज कर रहा हूँ कि मेरी प्राइस जो है वो x एज इट इज है, ठीक है। हाँ अगर x है तो पहले बार में क्या होगा, 1 इसका फ्रैक्शन था 1/11, 1/12 एंड 1/13, तो हम्म, इसके लिए क्या होगा 1 प्लस 1/12 जो भी हाँ प्राइस होगी, क्योंकि इसका मैंने सीधा फ्रैक्शन निकाल दिया 1/9.09 का 1/12 करते हैं फ्रैक्शन। हम्म 9.09% मतलब परसेंट, यानी जब आप परसेंट का साइन हटाते हो तो अपॉन 100, दिस गिव्स अस 1/11, सॉरी नॉट 1/12, 1/11, ठीक है। हाँ तो ये ऐसा होगा, तो ये कुछ तो जो भी कुछ तो मिलेगा ना, हम्म इसका फिर इतना और बढ़ाना है, तो इसके लिए भी ऐसा ही लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/12 जैसे यहाँ किया था। अच्छा एक ही साथ। हाँ समझ रहे हो, एक हाँ साथ। हाँ तीसरी बार फिर क्या करूंगा, इंटू फिर 1 वही चीज प्लस हाँ। 1 बाय, हाँ हाँ समझ गई। ठीक। अब देखो मैं पूरा सॉल्व ना करके यहीं से देखो, x मेरा एज इट इज 1 प्लस 1/12 गिव्स मी 12/11, सॉरी 1 प्लस 1/11 गिव्स अस 12/11, फिर 1 प्लस 1/12 गिव्स अस 13/12 एंड 1 प्लस 1/13 गिव्स अस 14/13, क्योंकि 13 1 जा 13 प्लस 1 14, एलसीएम लेने से देखो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ये 12 और ये 12 कैंसिल, ये 13 और ये 13 कैंसिल, तो मतलब आपके बाइसिकल की नई प्राइस हुई x इंटू 14/11, यही होगी नई प्राइस, एंड दिस न्यू प्राइस इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 1274, means we can relate the equation as x into 14/11 is 1274. Now if this is equal to 1274, so यहां से उसने पूछा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है x, तो अगर मेरे को x निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1274 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 14, इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, डिवाइड करोगे तो 14 9s are 113, सॉरी 123, नॉट 113, 123 बचा 4 आपको मिलेगा, सॉरी 14 9s are 126 होगा, तो बचा 91 टाइम्स आपको मिलेगा कैंसिल करने से। ठीक है, जब आप इसको पूरा कैंसिल करोगे तो 14 9s are 126 बचा 14 1s are 14, तो आपके लिए x की वैल्यू आई 91 into 11, दैट इज 910 and 91, ऐसा कर लो तो 1001 रुपीज। क्लियर सबको? क्लियर सभी को? कोई डाउट यहां तक? ठीक, आंसर इसका है 1001। ठीक है ना, मैंने ये वाली शीट आप लोगों को शेयर कर दी है। ठीक है, और जिनको नहीं भी आई होगी आपको मैं भिजवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। सो एटलीस्ट आप लोग इसकी नेक्स्ट क्लास होने से पहले एटलीस्ट आप चाहो तो आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ये इसी पैटर्न का है जो मैंने आपको बताया था। सो आप लोग ट्राई कर सकते हो, पढ़ने में लगेगा बट है वही चीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वरना सैचुरेट हो जाएगा, हो ही गया होगा इनफैक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया है। 7 से लेके आगे जितना आप ट्राई कर सकें अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको मैंने शीट भेज दी है और बाकियों को मैं भिजवा भी दूंगा जिनके पास नहीं भी है, तो एटलीस्ट आप लोग ट्राई करके थोड़ा बहुत बना के देख सकते हो कि कहाँ से कितना बन सकता है। जो भी हो बस यहीं तक बनाइएगा, मतलब क्वेश्चन 18 तक, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक SICI है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो जब हम आगे बाद में पढ़ेंगे तब काम आएगी ये शीट। ठीक है, सो आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 यहीं तक आप ट्राई करिएगा, इसके आगे नहीं। क्लियर टू ऑल? कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और एल्स वील एंड द मीटिंग। गाइस? नो सर। एटलीस्ट रिप्लाई कर दो कोई डाउट, क्योंकि एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि हाँ भाई किसी का डाउट आया तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
ठीक है, चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके, Thank योर you, नेक्स्ट sir. क्लास विल बी ऑन सैटरडे। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, अंजू एंड अर्पिता, मैंने आपको अलग से भेज दिया है, सिंस यू आर नॉट इन द ग्रुप, सो आई हैव सेंट यू द शीट, पीडीएफ भेज दिया है ताकि आप लोग सॉल्व कर सको घर पे। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी। ओके सर। या ओके, हेल- या बोलो। हेलो सर, वो एक्चुअली मेरे को मिल सकते हैं क्या स्क्रीनशॉट्स? कौन से? अभी जो आपने क्लास बताई मेरे लीव करने से पहले बाद तक में। मतलब ये जो पीडीएफ? यस सर। या आई हैव एडेड यू इन द ग्रुप, सो यू माइट हैव रिसीव्ड दैट। ओके सर, ओके ठीक। Okay.